हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आइए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। ज्वाइन द क्लास, आपके पास नोटिफिकेशन पहले से गई रही होगी। तो क्लास जो है, आप लोग फटाफट क्लास ज्वाइन करिए। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, आ जाइए आप लोग क्लास ज्वाइन करिए। चलिए, आज हम लोग जो है, कल थोड़ा सा हमने चर्चा करी थी जॉन डन के बारे में। और जॉन डन की पोयम जो आपको पढ़नी है, एब्सेंस, प्रेजेंस इन एब्सेंस, तो हम उसको देखेंगे, पढ़ेंगे। जॉन डन की लाइफ, पोएट्री, और उन्होंने आगे हमें साहित्य में क्या लेगेसी दिया है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो अगर अर्ली लाइफ की बात करें, तो हमने कल आपको बताया था कि जॉन डन वॉज बॉर्न ऑन 1572, 1572 में इनका बर्थ हुआ था। वॉज एन इंग्लिश पोएट एंड क्लैरिक। तो ध्यान रखिएगा, क्लैरिक एक पोस्ट होती थी जो चर्चेज में दी जाती थी। प्रीचिंग का काम करते थे ये चर्च में, तो चर्च की सर्विस करते थे। नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल। मेटाफिजिकल पोएट्री कल हमने आपको बताया था। मेटाफिजिकल, कोई मुझे बताए मेटाफिजिकल का क्या अर्थ होता है? मेटा मतलब बियॉन्ड, मेटा मीन्स बियॉन्ड, और फिजिकल मतलब वर्ल्ड। मेटा मीन्स बियॉन्ड, और फिजिकल मतलब मटेरियल वर्ल्ड या वर्ल्ड। तो ये जो भी चीजें इस मटेरियल वर्ल्ड से परे होती हैं, तो हम क्या बोलते हैं? मेटाफिजिकल बोलते हैं। तो इसका मतलब स्पिरिचुअल एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पोएट्री ये लिखते थे। मेटाफिजिकल एक स्कूल ही माना जाता था। देखिए, जब हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल टर्म आपको बहुत मिलेगा, जैसे किलियार्ड स्कूल, ग्रेवयार्ड स्कूल, बहुत सारे आपको मिलेंगे, कॉकनी स्कूल। तो स्कूल का मतलब होता है थॉट। स्कूल का मतलब ये मत समझिए कि 4 कमरा, 8 कमरा, 10 कमरा खोल के कोई स्कूल चल रहा है। स्कूल का मतलब होता है थॉट। उस थॉट के लोग, थॉट को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, उनको कहा जाता है। तो मेटाफिजिकल जो थॉट था, मेटाफिजिकल को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, वो कहलाए मेटा स्कूल ऑफ पोएट्स, मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्स। बॉर्न इन अ कैथोलिक फैमिली। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म कैथोलिक फैमिली में हुआ था, लंदन में। अगर हम रिलीजन की बात करें तो कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, एंगलिकन, ये हमारे जो क्रिश्चियंस में डिवाइडेड हैं। तो ये कैथोलिक में, कैथोलिक जो है वो अपने क्राइस्ट को अपना जो है रियल ब्लड मानते थे, कि क्राइस्ट जो है के ब्लड से इनकी ओरिजिन हुई है। इन लंदन ही वॉज रिलेटेड टू सर टॉमस मोर। ये नाम बहुत ही फेमस है। सर टॉमस मोर वही हैं जो कि नाइट थे, और इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है जिसका नाम है यूटोपिया। तो ये जो है सर टॉमस मोर से रिलेटेड थे, मतलब उनके किसी न किसी फैमिली रिलेशन में आते थे। हिज फादर डाइड व्हेन ही वाज 4। 4 साल के थे तभी इनके पिताजी की डेथ हो गई। एंड हिज मदर रीमैरिड, और इनकी माँ ने फिर से शादी कर ली। डन स्टडीड एट ऑक्सफर्ड। इन्होंने ऑक्सफर्ड में पढ़ाई की है, एंड पॉसिबली कैम्ब्रिज, थोड़ा बहुत कैम्ब्रिज में भी पढ़ाई की है। हालांकि पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया, डिग्री कभी इनको मिली नहीं। बाद में इन्होंने जो है लॉ की पढ़ाई करी लंदन में, और सबसे ज्यादा जो इन्होंने एक्सप्लोर किया वो था थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में इन्होंने काफी जो है काम किया था। तो आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि जॉन डन जो है एक ब्रिटिश पोएट हैं, इंग्लिश पोएट हैं, और चर्च में एज अ क्लैरिक के काम किया करते थे, और मेटा फिजिकल स्कूल ग्रुप के जो है ओरिजिनेटर थे, फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। अच्छा, इन्होंने मिलिट्री में भी काम किया। अर्ली कैरियर की अगर हम बात करें तो 90s में डन ने कुछ मिलिट्री एक्सपीडिशंस हुए थे जो युद्ध पे जाते थे, वहां ज्वाइन किया था स्पेन के अगेंस्ट। तो स्पेन के अगेंस्ट कुछ युद्ध लड़े थे इंग्लैंड ने, तो उसमें जो है इन्होंने मिलिट्री में थोड़ा सा अपना योगदान दिया था। जब वहां से ये लौटे तो इनके योगदान के कारण इनको सर टॉमस एगर्टन का सेक्रेटरी बना दिया गया। सर टॉमस एगर्टन का सेक्रेटरी बना दिया गया। उस समय सर टॉमस एगर्टन जो है एक बहुत अच्छे खासे पोस्ट पर थे ब्रिटिश सरकार में, उनकी एक अच्छी खासी पदवी थी, और उनका सेक्रेटरी बना दिया गया। तो पीए वगैरह हम बोलते हैं, पर्सनल असिस्टेंट, उसी से। ड्यूरिंग दिस टाइम ही वॉज वेल नोन इन सोशल सर्कल्स फॉर हिज इंटेलिजेंस एंड पोएटिक टैलेंट। अब चूंकि बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था, तो अपना पोएट्री वगैरह भी लिखते थे, लोगों से बातचीत करते थे, काफी फेमस हो गए थे कि भाई जॉन डन है वो काफी इंटेलेक्चुअल हैं। अच्छा, इनके लाइफ में
जो है एक जो सबसे बड़ी चीज आती है, हार्डशिप इनके लाइफ में, कठिनाइयों का शुरुआत कब होती है, जब इन्होंने, इनका प्रेम था, सीक्रेट मैरिज कर लिया। सीक्रेट मैरिज इन्होंने किया जो है 1601 में डन ने एन मोर से। एन मोर से, कल मैंने आपको जो है एन बॉयल बता दिया था, तो एन बॉयल आप उसको हटा दीजिएगा, एन मोर जो है, एन मोर से शादी की थी इन्होंने। तो एन मोर जो है 1601 में इन्होंने सीक्रेटली एन मोर से शादी कर ली, या भाग करके जिसको कह सकते हैं शादी कर ली। और शादी भी करी तो किससे करी, जिसके सेक्रेटरी थे एगर्टन के, जो है एगर्टन की पत्नी की भतीजी थी, इसको ये कह सकते हैं कि इन्होंने से शादी कर ली। तो अब भाई एगर्टन तो नाराज हो गए। हर फादर सर जॉर्ज मोर, और इनके जो पिता थे जो है एन के, जॉर्ज मोर, डिसअप्रूव्ड लीडिंग टू डन्स ब्रीफ इम्प्रिजनमेंट एंड लॉस ऑफ हिज जॉब। अब इनके पिताजी को, जॉर्ज मोर को बिल्कुल भी पसंद नहीं था ये शादी। तो इन्होंने क्या करा, भाई अच्छे पद पे थे, इनका संबंध अच्छे थे, एगर्टन जो है इनके जो है कह सकते हैं कि एगर्टन इनके जीजा जी थे। तो इन्होंने क्या किया, इनकी नौकरी भी खत्म कर दी और इनको जेल कुछ दिन के लिए करवा दिया था। फिर हालांकि वो जेल से बाहर आए और बेचारे के पास कोई इनकम भी अब नहीं रह गई, क्योंकि नौकरी कोई थी नहीं। तो विथ नो इनकम एंड ग्रोइंग फैमिली। अच्छा ये भी था कि डन साहब जो है आज के हिसाब से अगर देखें तो कह सकते हैं कि पागल ही थे बिल्कुल, लेकिन उस समय ये कॉमन चीज थी। इनकम कुछ भी नहीं थी, लेकिन इनकी जो है प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा थी। 12 बच्चे इनके हुए टोटल, 12, 12 बच्चों को जन्म दिया। अब भाई 12 बच्चे प्लस ये दोनों लोग मिलाकर के कितने हो गए, 14। यह सोनेट में जितनी लाइन होती है उतनी बड़ी इनकी फैमिली हो गई। अब इतनी फैमिली को मेंटेन करना, उनके खर्चे मेंटेन करना, और कोई इनकम है नहीं, तो डन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा फाइनेंशियली, कई साल तक काफी स्ट्रगल किया। ही डिपेंडेंट ऑन वेल्दी पैटर्न्स एंड सॉट एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन अनसक्सेस। बहुत सारे जो है अमीर लोगों के पास जाते थे और कहते थे इसे अपने संरक्षण में रख लीजिए। हालांकि बहुत सारे लोग इनको मना कर देते थे, क्योंकि ये जो इंसिडेंट 1601 में इन्होंने सीक्रेट मैरिज वाला किया था, इस मैरिज ने कहीं ना कहीं जो है इनको बैकफुट पे ला दिया था। अब ये किसी से जो है बहुत खुल के कह नहीं सकते, कोई इनके ऊपर विश्वास नहीं जता रहा था। हालांकि बहुत परिवर्तन इनकी लाइफ में हुआ, रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इनका। अब भौतिक जगत से ऐसे भी माना जाता है, डन साहब जो है शुरुआत में बड़े मौज मस्ती वाले भी थे। डन साहब के बारे में अक्सर मतलब कुछ कहीं पे ऐसे रेफरेंसेस मिले हैं, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, कि बहुत मौज मस्ती करने वाले थे, घूमते टहलते रहते थे, मतलब प्लेजर लविंग जो है थे। रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन इनका होता है कब, इन 1615 किंग जेम्स फर्स्ट। आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियोस में, क्लासेस में, आप पिछली क्लासेस में आप देखेंगे जब मैंने सोनेट का जिक्र किया होगा, तो एलिजाबेथ फर्स्ट जो है वो इंग्लैंड की महारानी बनी थी। इंग्लैंड की महारानी ये कब बनी थी, 1557 में, 1557 में, और ये 1603 तक थी। 1603 में इंग्लैंड के राजा बनते हैं जेम्स फर्स्ट। तो जेम्स फर्स्ट का शासन चलता है 1625 तक, 1625 तक। तो 15 में जेम्स फर्स्ट ने क्या किया, प्रेशर डन टू इंटर द एंगलिकन चर्च। इन्होंने डन के ऊपर दबाव डाला कि आप एंगलिकन चर्च ज्वाइन कर लो। बाई बर्थ तो ये कैथोलिक के थे, इनको एंगलिकन चर्च ज्वाइन करने के लिए बोल दिया। ही वॉज आर्डेंड एंड बिकेम अ रॉयल चैपलेन। उसके बाद ये जो है राजशाही जो चर्च था, राजशाही चर्च का, उसके चैपलेन बन गए ये। ध्यान रखिएगा, इनको जेम्स फर्स्ट ने कहा था कि आप एंगलिकन जो है चर्च को ज्वाइन कर लीजिए। चर्च जो है एंगलिकन, प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, अलग अलग चर्चेज हैं। वहां पे इन 1621 ही वॉज अपॉइंटेड डीन ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल। सेंट पॉल का जो कैथेड्रल है उसको इन्होंने 1621 में ज्वाइन कर लिया। कैथेड्रल का मतलब चर्च ही समझिए। प्रेस्टिजियस पोजीशन ही हेल्ड अंटिल हिज डेथ, और इस पद पर काफी इज्जतदार पोस्ट थी, अपनी डेथ तक ये रहे। His sermons became widely admired after his wife's death in 1617. He focused entirely on religious duties. एन मोर जो थी 1617 में एन मोर डाइड, एन मोर की डेथ हो जाती है, और जब इनकी डेथ हो जाती है तो इनके अंदर एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ये पूरा अपना जीवन जो है वो
रिलीजन को समर्पित कर देते हैं, केवल और केवल चर्च की सेवा करना और उपदेश देना, यही करते थे। बच्चे अपने सेटल होते गए धीरे धीरे, बच्चे तो पल ही रहे थे। यहाँ से पैसा अच्छी खासी जो है सेंट पॉल कैथेड्रल के जो है अगर आप बन गए हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पोस्ट होती थी, जो है डीन, किसी चीज संस्था का डीन बनना काफी बड़ी पोस्ट होती है। तो इनको सारी सुविधाएं तो मिलने ही लगी थी। फाइनल ईयर्स ऑफ डेथ इनकी देखते हैं, तो 1623 में इनकी डेथ हो गई थी। डन सफर्ड अ सिवियर इलनेस, इनको एक बीमारी होती है विच इंस्पायर्ड हिज रिलीजियस वर्क डिवोशंस अपॉन इमरजेंट ओकेजन्स। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, इतना ज्यादा ये अपने रिलीजियस ड्यूटीज में इतना ज्यादा बिजी हो गए, ये अपने हेल्थ का बिल्कुल ध्यान ही रखते थे। तो क्या हुआ कि ये बहुत गंभीर बीमारी से जो है ग्रसित हो गए, इनको स्टमक कैंसर हो गया था। इन 1631 ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम स्टमक कैंसर ही डिलीवर्ड हिज फेमस सरमन डेथ्स ड्यूल। 1631 में अपनी मौत से पहले माना जाता है इन्होंने एक उपदेश दिया था जिसका नाम था डेथ्स ड्यूल, मतलब मृत्यु के साथ मेरा द्वंद्व, युद्ध, उस पर दिया था कि कैसे मृत्यु से हम लड़ें, उस पर इन्होंने दिया था सरमन, अपना प्रवचन दिया था। और ही डाइड सून आफ्टर एंड अ मार्बल इफिजी ऑफ हिज रिमेन्स इन सेंट पॉल्स कैथेड्रल। अच्छा सेंट पॉल कैथेड्रल में आज भी इनकी जो है एक मार्बल का पुतला इनका बना करके रखा गया है सेंट पॉल कैथेड्रल में। तो ये कुछ इनके रिलीजियस अचीवमेंट्स थे। आइए हम देखते हैं डन की पोएट्री। तो पोएट्री इनकी थीम देखें तो डन्स पोएट्री वाज अनकन्वेंशनल, इनकी पोएट्री कन्वेंशनल नहीं थी, बिल्कुल हटके थी। एलिजाबेथ में हम जो देखते हैं पोएट्री उससे बिल्कुल हटके थी, अनकन्वेंशनल थी। मार्क्ड बाय इंटेलेक्चुअल डेप्थ, ड्रामेटिक मोनोलॉग्स का इन्होंने यूज किया, ध्यान रखिएगा। एंड बोल्ड इमेजरी, इमेजरी जो हमने आपको बताया था कॉन्सीट, वो इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे। अनलाइक अर्लियर पोएट्स ही यूज्ड एवरीडे स्पीच रिदम्स, डायरेक्ट लैंग्वेज में ही लिखा करते थे। मेटाफर्स का यूज, कॉम्प्लेक्स मेटाफर जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स मेटाफर्स को ही क्या बोलते हैं, कॉन्सीट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सीट्स बोलते हैं। तो ये और इनके जो थीम है, थीम ऑफ लव, थीम ऑफ रिलीजन और थीम ऑफ मॉर्टेलिटी, ये तीन थीम जो है ये अपनी पोएट्री में ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। थीम ऑफ लव, थीम ऑफ रिलीजन एंड थीम ऑफ मॉर्टेलिटी। इनकी लव पोएम्स को देख लें तो हिज लव पोएम्स वर पैशनेट एंड विटी, एड्रेसिंग हिज लवर डायरेक्टली। इनकी लव पोएम्स काफी पैशनेट थी और विटी थी। अच्छा कभी कभी इनकी पोएट्री पे थोड़ा सा एमराउज होने का भी चार्ज लगता है, थोड़ा ज्यादा बोल्ड है लव, खास करके जब लव थीम को ये दिखाते हैं तो थोड़ा ज्यादा बोल्डनेस वहां देखने को मिलती है। ऑफन एड्रेसिंग हिज लवर डायरेक्टली, ही प्लेड विथ ट्रेडिशनल पोएटिक थीम्स, समटाइम्स ह्यूमरसली समटाइम्स सीरियसली। फॉर इंस्टांस इनकी एक पोयम है जिसका नाम है द फ्ली, आप नोट कर लीजिएगा। ये क्या करते हैं, लव ह्यूमरसली आर्ग्यूज फॉर लव, लव के लिए आर्ग्यू करते हैं यूजिंग एन इंसेक्ट एज अ मेटाफर। यहां पर एक मक्खी जो है का मेटाफर ये यूज करते हैं और लव को जो है ह्यूमरसली जो है यहां पर प्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली उसकी स्टोरी क्या है कि पोएट इज सिटिंग समवेयर एंड एक मच्छर आता है और इनको काटता है, ये उसको मारने जाते हैं, मारने वाले ही रहते हैं तभी ये रुक जाते हैं। इनको याद आता है ये मच्छर हो सकता है मेरी पत्नी को भी काटा हो और पत्नी का ब्लड भी इसके अंदर है, अब इसके अंदर मेरा भी ब्लड चला गया है, तो इसके अंदर मेरा ब्लड और पत्नी का ब्लड जाके मिल गया है, अगर मैं इसको मारता हूं तो हम दोनों की यूनियन से जो होने वाली एक संतान है, समझ लीजिए मैं उसका, इतना इमेज जो है कॉन्सीट यूज करते हैं। तो इस प्रकार से इनकी एक पोयम है वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, बहुत ही फेमस है, जिसमें हमने कल बताया था आपको लबर की तुलना एक कंपास से करते हैं। जैसे एक कंपास होता है ना, ऐसे होता है कंपास, एक ये पॉइंट है आपका और एक ये स्थिर रहता है और एक क्या होता है राउंड राउंड करता रहता है ये, तो ये कंपास होता है सिंबलाइजिंग स्पिरिचुअल कनेक्शन डिस्पाइट फिजिकल सेपरेशन। इसमें क्या बताते हैं, इसमें बताते हैं डन महोदय कि अगर शरीर अलग भी हो जाए तो क्या हुआ, हम आध्यात्मिक रूप से मानसिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे कंपास होता है ना, कंपास की इमेज हम आपको कैसे बनाएं,
अब 3D टाइप का होता तो बना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने एक डॉट रखा और दूसरा डॉट यहाँ रखा। अब आप इस पेन को ऐसे घुमाइए, ये पेन है यहाँ पर, ये डॉट यहाँ है, अब ऐसे आप इसको, तो ये जो हो गया, ये हो गई उनकी पत्नी, उन प्रेम क्या लवर उनकी हो, और ये चारों तरफ उसके तरफ घूम रहे हैं। ये सिंबलाइज करते हैं, कहते हैं फिजिकल कनेक्शन नहीं है, ये जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों में एक कनेक्शन है। ये इसके ऑर्बिट से बाहर नहीं जाएगा, इसकी पकड़ से दूर नहीं जाएगा, और इसके आसपास ही कहीं ना कहीं रहेगा, क्योंकि ये फिजिकली नहीं बल्कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। तो प्रेम की एक डेफिनेशन जो है इन्होंने दी थी। रिलीजियस पोएट्री की बात करें तो बहुत फेमस इनके सोनेट्स हैं, जिनको हम हॉली सोनेट्स कहते हैं, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इनके सोनेट्स को हॉली सोनेट्स कहा जाता है। रिफ्लेक्ट हिज डीप स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स, इसमें इन्होंने जो भी स्ट्रगल किया है, क्योंकि देखो जब कोई आप एक विचारधारा छोड़ करके आते हैं, कैथोलिक थे बेचारे, कैथोलिक से एंगलिकन में आए, कन्वर्ट हुए, तो काफी कह सकते हैं ना कि मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनके दिमाग में चल रहा होगा। उस सब स्ट्रगल को इन्होंने दिखाया है, और कैसे ईश्वर को जो है प्रसन्न किया जाए उस पर दिया है। इनके फिलोसफिक वर्क में देखें तो इनकी द एनिवर्सरीज काफी फेमस है, द एनिवर्सरीज। इसमें इन्होंने मॉन्स द लॉस ऑफ अ यंग गर्ल एलिजाबेथ ड्रूरी, एक लड़की थी इनकी एलिजाबेथ ड्रूरी, बट यूजेस हर डेथ टू रिफ्लेक्ट ऑन द डिक्लाइन ऑफ ह्यूमन वर्च्यू एंड द सर्च फॉर स्पिरिचुअल ट्रूथ। उसकी डेथ हो जाती है, उसको मॉर्न करके सिंबलाइज करते हैं कि कैसे धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, ह्यूमन वर्च्यू का डिक्लाइन हो रहा है, ह्यूमन वर्च्यूज धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। ये डेथ को सिंबल बना करके दिखाते हैं कि आदमी बीमार होता है, धीरे धीरे मृत्यु के करीब जाता है। ऐसे जो ह्यूमन वैल्यूज हैं धीरे धीरे कम हो रही हैं और समाप्ति की तरफ जा रही हैं। लेगेसी की बात करें तो इन्होंने काफी लोगों को प्रभावित किया है, जिसमें सबसे फेमस नाम अगर हम देखें तो रॉबर्ट ब्राउनिंग और टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने तो एक ऐसे ही लिखा है मेटाफिजिकल पोएट्स नाम से, मेटाफिजिकल पोएट्स नाम से एक ऐसे ही लिखा है इन्होंने, तो इनका ऐसे है ऐसे बाय टी.एस. इलियट। आप इसको चाहे तो नोट कर लें, आपको आगे काम देगा। और काफी इनका जो है काफी प्रभाव आगे चल के लिटरेचर में रहा है मेटाफिजिकल पोएट्री का, और खास करके इनके जो पोएटिक कंसीट्स हैं उसके। अब आइए हम जो पोएम हमारी रह गई थी, हम उस पोएम को डिस्कस कर लेते हैं। पोएम हमारी थी एब्सेंस हियर दाउ माय प्रोटेस्टेशन, एब्सेंस प्रेजेंस इन एब्सेंस, एब्सेंस आपका पोएम। कल हमने आपके इसके बारे में थोड़ा चर्चा भी कर दिया था, तो आइए देखते हैं। पहला हमारा जो वर्ड है वो है एब्सेंस हियर दाउ माई प्रोटेस्टेशन। एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, मतलब हियर दाउ मतलब यू, दाउ मतलब यू, माई प्रोटेस्टेशन मतलब प्रोटेस्ट करना, मतलब विरोध करना, अगेंस्ट, चैलेंज। अब पोयम यहां से शुरू होती है। ये पोयम, हाँ एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये पोयम को एट्रीब्यूटेड जो है ये जॉन हॉस्किंस हैं, उनको एट्रीब्यूटेड है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। जॉन हॉस्किंस, जैसे किसी के लिए लिखते हैं ना, उन्होंने जॉन हॉस्किंस के लिए ये लिखा था पोयम। This poem attributed to John Hoskin is a meditation on the power of true love। ये भी ट्रू लव के पावर को दिखाती है, टू ट्रांसेंड फिजिकल सेपरेशन। कहते हैं कि जो सच्चा प्रेम होता है ना, वो फिजिकल सेपरेशन से बहुत आगे निकल जाता है। फिजिकल सेपरेशन उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। द पोएट आर्ग्यूज दैट एब्सेंस कैन नॉट वीकेन जेन्युइन अफेक्शन। कह रहे हैं कि पोएट यहां पर कहता है कि जो एब्सेंस है ना, अगर प्रेम सच्चा है, रियल अफेक्शन है, तो दूर होने से ये अफेक्शन कभी समाप्त नहीं होगा। अफेक्शन, एब्सेंस कुछ कर ही नहीं सकता, पूरी कुछ कर ही नहीं सकती जो है, अगर क्या है हमारा अफेक्शन जेन्युइन है, ट्रू है, अर्थात हमारा प्रेम सच्चा है। बल्कि रादर क्या करता है, इट स्ट्रेंथेंस लव बाय डीपनिंग इमोशनल एंड मेंटल कनेक्शन। बल्कि ये क्या करता है, हमारा इमोशनल और मेंटल
जो है कनेक्शन और मजबूत कर देता है। जब हमसे कोई दूर होता है, कि बॉडी तो हमसे दूर होती है, लेकिन अगर हमारा सच्चा प्रेम है वो हर समय हमारे साथ होता है और वो हमारी इमोशनल बॉन्डिंग को, हमारे मेंटल बॉन्डिंग को और भी मजबूत कर देता है। हम उसको हमेशा सोचते रहते हैं। हो सकता है वो हमारे सामने हो तो हम उतना उसके पर ध्यान न दे पाए, जब हमारे पास नहीं है तो हर पल हम उससे जुड़े रहते हैं। कह रहा है ये हमारे उस बॉन्ड को और भी डीप करता है। पहला स्टैंजा हमारा है, एब्सेंस हियर दाउ माई प्रोटेस्टेशन अगेंस्ट दाई स्ट्रेंथ डिस्टेंस एंड लेंथ। अब पोएट यहां पर देखिए एब्सेंस का पर्सनिफिकेशन करता है। फिगर ऑफ स्पीच क्या है यहां पर? पर्सनिफिकेशन। एब्सेंस को एड्रेस करते हुए पोएट कहता है कि जैसे किसी लिविंग बीइंग को हम एड्रेस करते हैं, अरे एब्सेंस सुनो, हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते। ये मत सोचो कि हम दो लोग दूर हो गए, बीच में तुम आ गए हो तो हमारा प्रेम समाप्त हो गया या हम एक दूसरे को प्रेम नहीं करते। अगर प्रेम सच्चा है तो इस दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता है कि अ स्ट्रॉन्ग डिक्लेरेशन ऑफ ट्रूथ और कमिटमेंट, कहता है तुम मेरा प्रोटेस्टेशन समझ लो, मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं। क्या डिक्लेयर कर रहा हूं? मैं ये कमिट कर रहा हूं, तुम्हारे बीच में आने से जो सच्चा प्रेम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात अलग रहने से, दूर रहने से, एब्सेंस में रहने से सच्चा ट्रू जेन्युइन लव होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो मतलब अलगाव कभी प्रेम को समाप्त नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता। खास करके इनकी पत्नी को कह सकते हैं डेडिकेटेड है, और एक जॉन हस्किंस जो है उनको डेडिकेटेड है। इनकी पत्नी की डेथ हो गई है तो ये एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई देखो पत्नी मेरी चली गई है, लेकिन अगर ये लग रहा है एब्सेंस, तुमने क्या किया, मेरी पत्नी को कर दिया, हाँ, लेकिन अगर तुम्हें ये लग रहा है हमारे बीच में आ जाने से और दूर कर देने से मेरा प्रेम समाप्त हो गया है, ये जान लो मैं चैलेंज कर रहा हूं, कितना भी दूर कर दो मेरा प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। तो यहां पर जो डिस्टेंस की पावर है उसको वो चैलेंज करता है, कहता है कि तुम प्रेम को कभी कमजोर नहीं कर सकते। अब चैलेंज देते हुए क्या कहता है पोएट? कहता है डू व्हाट दाउ कांस्ट फॉर अल्टरेशन। कह रहा है डू, डू मतलब करो, दाउ मतलब यू, दाउ मतलब ओल्ड इंग्लिश में यू होता है। डू, कह रहा है डू व्हाट दाउ कांस्ट फॉर, कह रहा है जो तुम कर सकते हो। अल्टरेशन मतलब बदलाव के लिए, चेंज के लिए, अर्थात तुम जो कुछ भी कर सकते हो चेंज के लिए वो करो। लेकिन एक बात सुन लो मेरी, फॉर हार्ट्स ऑफ ट्रूएस्ट मेटल, जो हृदय जो है सच्चे मेटल के बने हुए हैं, मतलब हार्ट ऑफ करेक्टर, जो वास्तव में करेक्टर के अच्छे चरित्र के हृदय हैं, ये सुन लो क्या, एब्सेंस डथ ज्वाइन एंड टाइम डथ सेटल। एब्सेंस क्या करता है? तो अलग नहीं करता, एब्सेंस तो उनको और उल्टा जोड़ देता है और टाइम उनको सेटल कर देता है। अर्थात वो कभी बिछड़ते नहीं हैं, समय उनको सेटल कर देता है, वो और क्लोज आ जाते हैं। ऐसा तुम्हें ये प्रतीत हो रहा है कि अगर कोई एक जो है आगरा में है, कोई प्रयागराज में दूसरा है, तो तुम ये सोच रहे हो कि ये जो 500 किलोमीटर की दूरी तुम्हारा, ये जो एब्सेंस है ये क्या करेगा, हमारे प्रेम को डिगा देगा। तो नहीं, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये तो और प्रेम बढ़ा देता। हो सकता है इसके बारे में मैं दिन में 1 घंटे ही सोचता, अब ये मुझसे दूर है तो हो सकता है मैं इसके बारे में 5 घंटे सोच रहा हूं। हमारे दूर करने से हमारा प्रेम और डीप हो जाता है। कहता है जो सच्चा हृदय है वो कभी परिवर्तित नहीं हो। दूसरा स्टैंजा हमारा कहता है हु लव्स अ मिस्ट्रेस ऑफ सच क्वालिटी। कह रहा है जो इस क्वालिटी की मिस्ट्रेस से प्रेम करता है, किस क्वालिटी की? जिसका हार्ट जो है वो एकदम गुड कैरेक्टर से बना हुआ हो, जो है गुड कैरेक्टर से जिसका बना हुआ, जिस अच्छी चरित्र वाली जो प्रेम क्या है, बिलव्ड है, मिस्ट्रेस है, कह रहे हैं अगर उससे आप प्रेम करते हैं, हिज माइंड हैज फाउंड अफेक्शंस ग्राउंड। समझ लीजिए कि अगर उसके दिमाग में, अर्थात जो लवर है उसके दिमाग में अगर प्रेमिका का प्रेम
घर कर गया है अर्थात बैठ गया है, तो तब तुम उसे कभी हटा नहीं सकते। अगर वास्तव में तुमने एक अच्छे करेक्टर से प्रेम किया है, एक अच्छे हृदय से प्रेम किया है, तो जो तुम्हारी प्रेम क्या है वो हमेशा तुम्हारे दिमाग में रहेगी और वो कभी हट नहीं सकती। कह रहे हैं कि अ मैन हु लव्स अ वुमन ऑफ ट्रू वर्थ हैज डिस्कवर्ड लव्स डीपेस्ट फाउंडेशन। कह रहे हैं जिसने अच्छी महिला से ट्रू लव कर लिया, उसने लव का जो सबसे डीपेस्ट फाउंडेशन है, समझ लो उसको पा गया। फाउंडेशन पे जाने के बाद कहीं नीचे कोई जा ही नहीं सकता। एक फाउंडेशन होता है ना, जैसे फाउंडेशन हो गया किसी चीज का, तो अब उसके नीचे कुछ नहीं जा सकता। एक ऐसा फाउंडेशन है उसके नीचे कुछ जा नहीं सकता। नाउ पोएट सेज बियॉन्ड टाइम प्लेस एंड ऑल मॉर्टेलिटी। कह रहे हैं पता है आपको कि हमारी ह्यूमन लाइफ की लिमिटेशंस हैं, लेकिन लव क्या है पता है? कह रहे हैं जो प्रेम है, सच्चा प्रेम है, वो बियॉन्ड टाइम है। समय उसका कुछ नहीं कर सकता। अभी शेक्सपियर के सोनेट्स हमने आपको बताया था। बियॉन्ड प्लेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया में है कि अमेरिका में है कि आगरा में है कि दिल्ली में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड मॉर्टेलिटी, कभी मरता ही नहीं है भाई, मरने और खोने का कोई डर ही नहीं रहता। कह रहे हैं कि बियॉन्ड है, उससे परे है, बियॉन्ड मतलब परे है। टू हार्ट्स दैट कैन नॉट वेरी। कह रहे हैं कौन से? ऐसे हार्ट कैन नॉट वेरी, वेरी मतलब होता है चेंज, तो बदलते नहीं हैं। एब्सेंस इज प्रेजेंट, उनके लिए एब्सेंस भी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अर्थात जो सच्चे हृदय हैं, जो बदलते नहीं है कि पता चला मैं यहां से चला गया तो बदल गए, अरे सर तो क्या पढ़ा रहे थे फालतू। जो है, जो सच्चे हृदय हैं, जो सच्चे से जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं वो बदलते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर टाइम प्लेस और मॉर्टलिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहे हैं अगर सच्चा प्रेम है तो इससे बियॉन्ड होता है, और जब इससे बियॉन्ड होता है तो एब्सेंस भी क्या बन जाती है? प्रेजेंट बन जाती है। जैसे जो भक्ति में लीन हो जाता है, देखिए गॉड एब्सेंट है, कहाँ है पता नहीं गॉड, लेकिन उसको लगता है हर समय गॉड उसके साथ है, क्योंकि गॉड के एब्सेंस में भी तो गॉड का प्रेजेंस दिखाई देता है। टाइम डथ टैरी, कह रहा है टाइम न तो इसे स्लो कर सकता है, टाइम न तो इसे रोक सकता है, कुछ नहीं करता, टाइम के हाथ में कुछ भी नहीं है। मॉर्टेलिटी, सॉरी, थर्ड स्टैंजा हमारा है। थर्ड स्टैंजा begins with my senses want their outward motion which now within reason doth win। कह रहे हैं my senses want मतलब lack, मेरे सेंसेस में इस बात की कमी है, देयर आउटवर्ड मोशन, कि जो फिजिकल एक्सपीरियंस है वो मेरे सेंसेस प्राप्त नहीं करेंगे, अर्थात मैं अपने लब का फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा। विच नाउ विद इन रीजन डथ विन, लेकिन कह रहे हैं मेरा रीजन ये कहता है कि अब उसको मैंने अपने अंदर समा लिया है, तो हमेशा हमेशा के लिए मेरे अंदर हो गया, तो अर्थात उस पर भी मैंने क्या किया है? विजय प्राप्त कर ली है। अर्थात अब उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं आउटवर्ड मोशन को एक्सपीरियंस कर पा रहा हूं या नहीं। भाई जब आदमी बहुत सेंसेशन में होता है, ऐसे भी होता है ना कि मेंटली जो है आदमी फील करता है कि भाई किसी का प्रेजेंस फील होता है, जैसे टच ऑफ मदर, टच ऑफ फादर, समटाइम्स यू फील दो योर फादर एंड मदर आर सिस्टर इज नॉट विथ यू, आर योर वाइफ और फ्रेंड, एनी वन हुम यू लव, आपके साथ नहीं होता है, फिर भी समटाइम्स यू फील दियर टच, उनके टच को आप फील करते हैं। कह रहे हैं कि वो मेरे साथ नहीं है लेकिन फिर भी उसके टच को मैं फील कर सकता हूँ। अब मुझे आउटवर्ड मोशन की भी जरूरत नहीं है कि फिजिकली वो मेरे पास आए, मुझे इम्प्रेस करे, इसकी भी जरूरत नहीं, क्योंकि आई डू फील कि सी इज इम्प्रेसिंग मी, हाँ सी इज हगिंग मी लाइक दैट। फिर कह रहे हैं, कहा गया, नाउ दिस लाइन redoubled by her secret notion like rich men that take pleasure in hiding more than handling treasure। कहता है यहां पर पोएट कि मैं अपने हिडन थॉट में ही क्या करता हूं?
मैं अपनी प्रेमिका के हिडन थॉट में ही रहता हूं, उसी में एंजॉय करता हूं मैं। कह रहे हैं सेक्रेट नोशन में ही, बाई हर सेक्रेट नोशन, उसका जो सेक्रेट नोशन है उसी में मैं अपने आप को एंजॉय करता हूं। कैसे? लाइक रिच मैन दैट टेक प्लेजर इन हाइडिंग मोर देन हैंडलिंग ट्रेजर। जैसे अमीर आदमी होते हैं ना, अमीर आदमी क्या करते हैं? अमीर आदमी अपने पैसे को क्या करते हैं, जो है उसको रखने से ज्यादा, जो है कुछ दिखाने से ज्यादा उसको छिपा कर रखने में विश्वास करते हैं। ऐसे ही मेरा प्रेम है। कह रहे हैं वो दिखाने वाली चीज नहीं। जो बड़ा आदमी होता है ना, बहुत बड़ा होता है, वो क्या करेगा? अगर किसी के पास मान लो 1,000 करोड़ रुपए है, वो कभी दिखाएगा नहीं। वो आपको 1, 2, 4 करोड़, 10, 20 करोड़ आपको पता चलेगा है, बाकी सब उसके अकाउंट में होगा, वो शो नहीं करेगा। कह रहा है मेरा प्रेम भी उसी तरीके से रिच मैन की तरह है, जिसके पास बहुत सारा वेल्थ है लेकिन वो उसको दिखाता नहीं है। तो मेरा प्रेम जो है, उसके जो विचार हैं, उसके जो थॉट हैं, उसका जो प्रेम है मेरे विचारों में है, मेरे मस्तिष्क में है, जो दिखता नहीं है लोगों को और न ही ये शो किया जाता है। प्रेम एक ऐसी चीज है, कहता है इससे क्या करता है, ये मेरे प्रेम को रीडबल कर देता है। भाई जैसे आपके पास पैसा है, मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए है, अब आप भाई सो नहीं करेंगे, आपने 100 रुपए सो किया, 900 को कहीं इन्वेस्ट कर दिया, तो ये 900 का 2 गुना हो गया, 10 साल में 1800 हो गया आपका। ये क्या हो रहा है? रीडबल हो रहा है। ऐसे भी प्रेम कह रहा है कि ये रीडबल होता रहता है। जब हम उसको छुपा कर रखते हैं तो हाँ ये रीडबल होता है, हम इसे शो नहीं करते हैं। हमारा अगला स्टैंजा है, फोर्थ स्टैंजा। ये कह रहा है बाई एब्सेंस दिस मीन्स आई गेन दैट आई कैन कैच हर वेयर नन कैन वॉच हर। कह रहे हैं पता है एब्सेंस से क्या होता है? मैं बताऊं, मेरा कहने का मतलब ये है, कह रहे हैं कि एब्सेंस मुझे देता क्या है? एब्सेंस मुझे वो चीज देता है दैट आई कैन कैच हर, मैं उसको देख सकता हूं, पकड़ सकता हूं, उसको छू सकता हूं। छू मतलब इन फीलिंग, वेयर नन कैन वॉच हर, जहां उसे कोई देख भी नहीं सकता वहां भी मैं उसे देख सकता हूं। कब? जब वो एब्सेंस है। हो सकता है प्रेजेंस में मैं उसे न देख पाऊं, लेकिन एब्सेंस में उसे वहां भी देख सकता हूं। अब देखिए इसकी बहुत सारी मीनिंग्स हैं। तो अगर इसका फिजिकल एस्पेक्ट हम देखें तो फिजिकल एस्पेक्ट ये कहता है जो बिलव्ड है, ये ये जो है, ये सी माइट बी इन डिफरेंट पोजेस। हाँ, अलग अलग पोजेज में ये रह सकती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लुक्स में रह सकती है। इमेजिनेशन में हम हर एक लुक को देख सकते हैं, लेकिन शायद रियल लाइफ में हम हर एक लुक को न देख पाए। ये यहाँ पर कह रहा है, कह रहा है एब्सेंस तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है, ये मुझे तो अलाउ करता है क्या, कि मैं अपनी बिलव्ड को वहां भी देख पाऊं जहां मैं उसे फिजिकल रूप से भी न देख पाता, वहां भी मैं उसको देख पाऊं। ये कौन अलाउ कर रहा है मुझे? ये अलाउ एब्सेंस कर रहा है। एब्सेंस तो मेरे लिए अच्छी बात है भाई, एब्सेंस होना चाहिए, ये कह रहे हैं। और वास्तविकता है, जैसे पोएट कहता है, पोएट के बारे में कहता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कह रहा है कि भाई जहां हम फिजिकली नहीं पहुंच सकते वहां पे हम क्या कर सकते हैं? मेंटली तो पहुंच ही सकते हैं। जैसे आप फिजिकली यहाँ अगर क्लास नहीं ले सकते तो ऑनलाइन तो आप ले ही सकते हैं क्लास, तो मेंटली मतलब ऑनलाइन हो गया आपका। नाउ कह रहे हैं नेक्स्ट इज इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन। कह रहे हैं मेरे दिमाग के किसी कोने में देयर आई एम्ब्रेस, मैं अपनी जो प्रेमिका है उसको मैं गले भी लगाता हूं, एंड किस हर, और उसे किस भी करता हूं, एंड सो एंजॉय हर एंड नन मिस हर, और मैं उसके साथ एंजॉय करता हूं और बिल्कुल भी मैं उसे मिस नहीं करता। अर्थात उसके एक भी पल को मैं मिस नहीं करता, कभी मुझे लगता ही नहीं वो मुझसे सेपरेट है, अलग है। फिजिकल सेपरेशन मुझे महसूस ही नहीं होता, बिकॉज इन माई इमेजिनेशन, इन माई मेंटल लव, जो मेरा मेंटल एक प्रकार से लव कह सकते हैं, अर्थात लव इन थॉट्स जो है, वो क्या करता है, हमें ये अलाउ करता है कि हम चाहें, जब चाहें उसको गले लगा लें, जब चाहें हम उसको किस कर लें, जब चाहें हम उसके साथ कोई भी फिजिकल जो है कह सकते हैं इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये तो हमें अलाउ कर रहा है कि मेरे दिमाग में किसी कोने में जब मैं चाहूं कर सकता हूं। ये क्या है?
कह रहे हैं कि ये एक ऐसा प्राइवेट प्लेस है जहां कोई ये ताक झांक नहीं कर सकता। भाई हम दिमाग में क्या सोच रहे हैं कौन जान सकता है। मान लीजिए इस कमरे में हैं, हम क्लास ले रहे हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ से आने जाने वाले, बगल से आने जाने वाले लोग देख सकते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा है उसको कोई नहीं देख सकता है। ये तो बड़ा गुप्त स्थान है, यहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो बड़ी मजेदार जो है पोयम है, इसीलिए ये है ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसीलिए अभी मैंने आपको बताया था ना कि इनके ऊपर थोड़ा सा जो है ऑब्सिनिटी का चार्ज लगता है। एमराउज पोएट्री मतलब थोड़ा सा भड़काऊ कह सकते हैं, या अश्लील शब्द तो नहीं कहेंगे, उत्तेजक कविता होने का थोड़ा सा आरोप इनके ऊपर लगता है। हालांकि आज के समय के हिसाब से ये कुछ भी उत्तेजक नहीं है। इससे ज्यादा उत्तेजक तो आप रोज रील्स देख रहे हैं, एक हजारों हजार रील्स देख रहे हैं। हाँ, ये कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि इसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो वास्तव में जो प्रेम का एक डिफिनीशन है वो हमारे सामने आता है, एक नया रूप में आता है। आइए हम इनका क्रिटिकल एप्रिसिएशन देख लेते हैं इनकी पोयम का। तो सबसे पहले हमने आपको बताया जब भी आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखेंगे थीम को डिस्कस करेंगे। अभी हमने आपको थीम बताया, इनका क्या है, थीम ऑफ लव है। हाँ, थीम ऑफ लव है, थीम ऑफ मॉर्टेलिटी है, थीम ऑफ सेपरेशन है, ये इनकी थीम है। इमेजरी एंड मेटाफर की बात करें तो हमने आपको बताया कि पोएटिक कंसीट को ये बहुत यूज करते हैं। तो पर्सनिफिकेशन किसमें किया है, एब्सेंस को। एब्सेंस को क्या दिखा रहे हैं, एब्सेंस क्या है, एब्सेंस इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। एब्सेंस क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। नाउ एब्सेंस इज प्रेजेंटेड लाइक अ लिविंग बीइंग, एक लिविंग बीइंग की तरह यहां पर दिखाया गया है कि मिस्टर एब्सेंस तुम नहीं, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। चैलेंज किसको देगा आदमी, चैलेंज किसको देगा, चैलेंज लिविंग बीइंग को देगा ना। तो कह रहा है मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूं, इसका मतलब एब्सेंस इज सम लिविंग पर्सनालिटी। पोएट ऐसे बिहेव कर रहा है मानो एब्सेंस कोई लिविंग पर्सनालिटी हो। तो यहां पर क्या हो गया, पर्सनिफिकेशन हो गया। द कंपास ऑफ द माइंड, ये क्या हो गया, बताओ फटाफट, कंपास ऑफ द माइंड है, मेटाफर हो गया। द कंपास ऑफ द माइंड मतलब लाइक नहीं कह रहा है बल्कि डायरेक्ट क्या कह दिया, कंपास ही कह दिया। यहां पर क्या हो गया, मेटाफर हो गया। ट्रेजर कंसीट, ट्रेजर कंसीट क्या है, जैसे जस्ट एज वेल्दी मैन एंजॉय हिडन वेल्थ द पोएट चेरिशेस हिज लव इन सीक्रेट। चलिए टोन एंड स्टाइल देखें। टोन तो भाई एकदम सिंपल सी टेंडर है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन टोन में इन्होंने अपने प्रेम को व्यक्त किया है, और प्रेम में जो ताकत है उसको इन्होंने दिखाया है। स्टाइल देखें तो मेटाफिजिकल पोएट्री जो है वो लिरिकल इन नेचर होती है, और कभी कभी ये कन्वर्सेशनल स्टाइल भी होती है। तो इसमें कन्वर्सेशनल स्टाइल है। कन्वर्सेशनल स्टाइल मतलब ऐसा लग रहा है जैसे दो लोग बात कर रहे हैं। भाई पोएट है, पोएट किससे बात कर रहा है, एब्सेंस से। पोएट एब्सेंस कर रहा है कि मिस्टर एब्सेंस सुनो, तुम अपने आप को बहुत होशियार मत समझो कि तुम हम दोनों के बीच में आ गए, तुम्हारे प्रेम को वो कर पाओगे। क्या है ये, कन्वर्सेशनल स्टाइल इसको बोलते हैं। राइम एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी राइम स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो जो है काफी अलग अलग राइम स्कीम हमें मिलती है। आइए हम एक बार जो है पोयम की राइम स्कीम को देख लेते हैं। पोयम की राइम स्कीम को हम जो है देख लेते हैं। आइए, okay, so now see, the last word stands for protestation. Protestation, that is A. And against thy strength, strength, ये क्या हो गया, B. Now we have length, strength, length, ये भी क्या हो गया, B हो गया. Now we have alternation, alteration, alteration. तो प्रोटेस्टेशन और अल्टरेशन ये क्या हो गया, ए. के बाद मेटल, मेटल हो गया सी. के बाद फिर सेटल, सेटल हो गया. तो इसका मतलब हमारा 6 लाइन का एक स्टैंजा है. तो 6 लाइन का एक स्टैंजा और टोटल 5 स्टैंजा है. कितना हो गया, ए बी, बी ए और सी, ये हमारी एक स्टैंजा की राइम स्कीम थी. ऐसे चाहे तो आप दूसरे स्टैंजा का भी निकाल सकते हैं, जैसे who loves a mistress of such quality, who loves a mistress of such quality, तो भी आप कर सकते हैं ए.
हिज माइंड हैथ फाउंड, ये हो गया आपका बी। अफेक्शंस ग्राउंड, फिर ये हो गया बी। देन ऑल मॉर्टेलिटी, ये हो गया जो है क्वालिटी एंड मॉर्टेलिटी, ए। तो फिर आपका हो गया ए बी बी ए। और लास्ट की दो लाइन क्या है, वेरी हो गया सी एंड टैरी, ये क्या हो गया, तो ए बी बी ए सी सी, ये 6 लाइन हो गई। तो ऐसे 6 लाइन की राइम स्कीम, फिर अगली 6 है, फिर अगली 6, ठीक है, गॉट इट। चलिए, तो ये राइम स्कीम हो गया, फिगर्स ऑफ स्पीच हो गया। चलिए, यहाँ पे आकर के आपका ये जो पोयम है ये समाप्त होता है। कल हम जो है एक नई पोयम और एक नए राइटर को लेकर आएंगे आपके साथ, जिनका नाम है अलेक्जेंडर पोप। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे पोप के बारे में, की बायोग्राफी को हम पढ़ेंगे, फिर इनका ऐसे ऑन मैन जो है हम उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग and do share the videos to your friend